Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video tutorial we will cover important questions of principle and practices of banking, and this is part 12 in the series. So let us start the session now. Before starting the session, let me tell you can get previous year JAIB, CAIIB questions. The links are in the description. Question number 1 says, under hypothecation charge, the ownership and possession of goods are with bank. The ownership is with the borrower but possession is with the bank. The ownership and possession are with the borrower. The ownership is with bank but possession with borrower. फ्रेंड्स, हाइपोथेशन चार्ज क्या होता है? बेसिकली हम जो मूवेबल एसेट्स होते हैं उसके केस में ये चार्ज को क्रिएट करते हैं. जनरली हम जो भी सीसी लिमिट्स वगैरह हम या फिर टर्म लोन्स ओवर द एसेट्स, मूवेबल एसेट्स हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, तो उस केस में जो हम प्राइमरी सिक्योरिटी लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज़ हाइपोथेकेशन. सो हम जो भी सीसी लिमिट के लिए स्टॉक लेते हैं या कुछ भी लेते हैं या फिर कार लोन किया है तो कार के ऊपर भी हाइपोथेकेशन चार्ज हम क्रिएट करते हैं. उसके केस में क्या होता है? हाइपोथेकेशन के केस में क्या होता है कि जो पोजेशन होता है वो रहता है हमारे बोरोर के पास ही, यानी कि जो चीज़ रहेगी वो रहेगी बोरोर के पास ही, लेकिन जो ऑनरशिप रहेगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इन द नेम ऑफ द बैंक. सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट सेज द ऑनरशिप इज़ विद द बैंक बट पोजेशन इज़ विद द बोरोर. Now the next question says, when banks deal with large number of individual customers for deposits as well as loans, liabilities and assets, this is called what kind of banking? Narrow banking, retail banking, universal banking, wholesale banking. Let us now first of all understand what these kind of bankings relate to. First of all हम बात करेंगे narrow banking के बारे में. नैरो बैंकिंग जो होती है ये एक्टिविटीज़ में नहीं होती है, ये होती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंड्स के केस में. इसको हम सेफ बैंकिंग भी कहते हैं. जो नैरो बैंकिंग होती है वो रिस्ट्रिक्ट करती है बैंक्स को होल्ड करने में लिक्विडिटी को, कि वो सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अपनी लिक्विडिटी को लगाए, यानी कि जो रिस्की एसेट्स हैं उनमें अपना जो एसेट क्रिएशन है वो ना करे. एंड जो लोन्स दिए जाते हैं इस केस में वो दिए जाते हैं अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के द्वारा. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो नैरो बैंकिंग है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो सेफ गार्ड रहता है बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर. इसमें क्या होता है, जो बैंक होता है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक एंड इन जो डिपॉजिट्स हैं इनको इन्वेस्ट करता है हाईली सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, एट्सेट्रा. इसमें क्या होता है, अगर हम ज़्यादा सिक्योर्ड पोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो जो रिटर्न होगी वो भी कम होगी. तो नैरो बैंकिंग कंसेप्ट में जो रिटर्न मिलती है डिपॉजिटर्स को वो कंपैरेटिवली काफ़ी लेस मिलती है, क्योंकि एनपीएस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड यहाँ पर सेफ गार्ड नहीं है डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की. सो ये कंसेप्ट को प्रपोज किया गया है. रिटेल बैंकिंग जो होती है इसको हम कंज्यूमर बैंकिंग होते हैं. इसमें क्या होता है, टिपिकल मास मार्केट बैंकिंग है जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं वो लोकल ब्रांचेस को यूज़ करते हैं ऑफ द लार्जर कमर्शियल बैंक्स. जो सर्विसेज ऑफर की जाती हैं बैंक्स के द्वारा उसमें सेविंग्स एंड हमारे जो करंट अकाउंट्स हैं वो भी होते हैं, मॉर्गेजेस भी होती हैं, पर्सनल लोन्स भी दिए जाते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स भी दिए जाते हैं, CDRs भी इशू की जाती हैं. एंड जो रिटेल बैंकिंग होती है इसमें जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर रहता है. सो जो जनरल काइंड ऑफ बैंकिंग हम देख रहे हैं वो क्या है, रिटेल बैंकिंग ही है. देन इट इज़ यूनिवर्सल बैंकिंग. जो यूनिवर्सल बैंकिंग होती है, यूनिवर्सल का मतलब है सब कुछ. तो यूनिवर्सल बैंकिंग होती है जो वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. उसमें इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी होती हैं एंड कमर्शियल सर्विसेज भी होती हैं. एंड जो यूनिवर्सल बैंकिंग है वो बहुत ही कॉमन है अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ में. देन इट इज़ होलसेल बैंकिंग. जो होलसेल बैंकिंग टर्म है बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बैंकिंग सर्विसेज रहती हैं वो रहती हैं मर्चेंट बैंक्स के बीच में एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में. एंड ये जो बैंकिंग है ये डील करती है विद लार्जर क्लाइंट्स, यहाँ के जहाँ पर लार्ज मर्चेंट्स हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, अदर बैंक्स हैं. जहाँ की जो रिटेल बैंकिंग होती है उसका फोकस रहता है इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर या फिर स्मॉल बिजनेस के ऊपर. सो जो होलसेल बैंकिंग सर्विसेज हैं इसमें क्या रहता है, जैसे करेंसी कन्वर्जन हो गया, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग होगी, लार्ज ट्रेड ट्रांजैक्शंस होगी, या फिर और जो बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इन्होंने कॉर्पोरेशंस को बड़ी, वो सर्विसेज इसमें रहती हैं. सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन which says when banks deal with a large number of individuals customers for deposits as well as loans, तो उस तरह की बैंकिंग को हम कहते हैं रिटेल बैंकिंग. सो our answer is option B. Now coming back to the third question which says which of the following statements is not correct in the context of acceptance of deposits from the public? Banks are authorized under section 49A of Banking Regulation Act to accept the deposits. Yes, this is true. Saving bank schemes of the government are exempted from the restriction imposed on acceptance of deposits from public other than by banks. Yes, this is also true. स्टेटमेंट सेकंड में कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा, यानी कि बैंक्स के अलावा
अगर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसीज एटसेट्रा अगर गवर्नमेंट उनको इम्पोज करती है कि वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करें फॉर द सेविंग बैंक स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वहाँ पर एग्जाम्पशन है कि वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन थी कि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शन उस केस में नहीं रहेगी. दिस इज ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट सेज एनबीएफसीज can accept deposits under directions issued by RBI under Chapter 3B of RBI Act. This is also true. जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं बट अंडर द डायरेक्शंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. स्टेटमेंट डी सेज अदर कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय RBI and SEBI under rules of under section 58A of Companies Act. This has nothing to do with in context of acceptance of deposits from the public. So the statement D is false. So our answer is option D. Now question number 4 says RBI undertakes government business. Which among the following statements is not correct in this connection? RBI cannot refuse to transact banking business of government, central government. दिस इज़ ट्रू बिकॉज RBI है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए मना नहीं कर सकती है. ये क्या है, उसका ऑब्लिगेशन है. RBI अंडरटेक्स बैंकिंग बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट विद रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज़ ट्रू. जो RBI है वो स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस भी अंडरटेक कर सकती है, ट्रांजैक्ट कर सकती है, बट उसके लिए एक अग्रीमेंट होना चाहिए विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. Statement C says RBI provides ways and means advances to central government only and not to the state government is false. This statement is not true. This statement is false because जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो टेम्परेरी लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है टू बोथ दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट. एंड ये जो टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है इसी को हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं. So according to the question, we were to select the wrong statement, the statement which is not correct. So our answer is option C. Now moving to the fifth question, which says there are various restrictions on banks on issues related to shareholding, directionship, voting powers. Which of these is correct under the provision of which act? A to C all are correct under Banking Regulation Act. A to B only under Banking Regulation Act. B and C only Banking Regulation Act. A and C only RBI Act. Now friends, let me tell you that all of these statements are correct and all of these provisions are under the act, that is Banking Regulation Act. So now let us understand what does it says. So कहने का मतलब है जो भी प्रोविजंस है रिलेटिंग टू शेयर होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए किसी बैंकिंग कंपनी की, डायरेक्शनशिप क्या है, वोटिंग पावर्स क्या है, ये जो सभी प्रोविजंस हैं ये प्रोवाइड की गई हैं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. सो आवर आंसर इज ऑप्शन A. Question number 6 says, under section 35A of Banking Regulation Act, a banking company, before allowing transfer of shares, is required to obtain RBI acknowledgement. If such transfer results in holding more than this much percentage of the paid up capital of the bank. Now first of all, let us understand what does section 35A of Banking Regulation Act says. कि अगर कोई बैंक अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र को अलो करता है एंड उनका जो अमाउंट है ट्रांसफ़र का जो रिज़ल्ट है वो उसकी होल्डिंग जो है वो है 5% से ज़्यादा ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक, तो उस केस में RBI से एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करनी पड़ेगी बैंक को बिफोर अलोइंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. एंड पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है जो पैसा कंपनी ने रिसीव किया है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक, उसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल. सो जो पैसा बैंक के पास लोगों के द्वारा आया है एंड उसका 5% अमाउंट से ज़्यादा अगर कोई ट्रांसफ़र करनी है तो पहले बैंक को RBI से एक्नॉलेजमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ऐसी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को अलाउ किया जाएगा. Then the next question says, which of the following is correct in the context of holding of share capital in the RRB? रीजनल रूरल बैंक्स में जो शेयर कैपिटल की होल्डिंग है वो किस तरह से होती है? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच सिंपल बट इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग. सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शेयर रहता है RRB के केस में वो रहता है 50%, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है वो है 15% एंड जो स्पॉन्सर्ड बैंक का
शेयर है वो रहता है 35%. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अवेलेबल आवर आंसर इज ऑप्शन सी. Now moving to the eighth question, which says the contract notes that are issued by foreign institutional investors (FIIs) to their clients not registered with SEBI investing in Indian stock market. उन कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को हम क्या कहते हैं जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा इशू किए जाते हैं उनके क्लाइंट्स को जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है जब वो इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन. जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा इशू किए जाते हैं टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विद द मार्केट रेगुलेटर दैट इज सेबी. एंड जो सेबी है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को परमिट करता है टू रजिस्टर एंड टू पार्टिसिपेट इन इंडियन स्टॉक मार्केट. एंड जो भी डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन कलेक्ट होता है फ्रॉम दीज सिक्योरिटीज वो इन्वेस्टर्स को वापस जाता है. Question number 9 says the deposits to be accepted by the banks can be demand deposits payable after fixed period, deposits of money or articles. These can be from any person who offers money for that purpose. Which of these is correct? A to D all are correct. A, B, C only, A, C, D only, B, C and D. जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, एक तो है कि वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं बिल्कुल, यानी कि जब भी डिमांड की जाएगी डिपॉजिटर के द्वारा तो बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा, यानी कि बैंक के पास क्या रहेगी, एक लायबिलिटी रहेगी टू रिटर्न द डिपॉजिट टू द ओरिजिनल डिपॉजिटर. एंड सेकेंडली डिपॉजिट्स पेएबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड. सो दीज आर टर्म डिपॉजिट्स एज FDRD यू कैन से. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड डिपॉजिट्स ऑफ मनी और आर्टिकल, दिस इज फॉल्स बिकॉज जो आर्टिकल्स के फॉर्म में बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता है. सो नाउ डी ऑप्शन विच सेज दीज कैन बी फ्रॉम एनी पर्सन हु ऑफर्स मनी फॉर दैट पर्पस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो A, B and D are correct. So according to the question our answer is option C. Now the last question which says under which of the following circumstances a bank need to give notice to the customer before exercising right to set off. किन सर्कमस्टांसिस के बीच में जो बैंक है उसको नोटिस इशू करना पड़ेगा टू इट्स कस्टमर बिफोर एक्सरसाइजिंग राइट टू सेट ऑफ. लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज राइट ऑफ सेट ऑफ. राइट ऑफ सेट ऑफ में क्या रहता है कि मान लीजिए किसी बैंक के पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं किसी बोरोवर के, एंड एक अकाउंट है उसका उसकी वाइफ के साथ, एक है उसका अपना पर्सनल अकाउंट जिसमें कि डिपॉजिट पड़ा है ऑफ ₹1,00,000, एक है उसका लोन अकाउंट जिसमें डेबिट अमाउंट ओवरड्यू है ऑफ ₹40,000, एंड जो उसका वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट है उसमें भी बैलेंस जो है 1,00,000 ही पड़ा है. तो इस केस में क्या है कि जो बैंक है उसके लोन अकाउंट को सेट ऑफ कर सकता है, सेटल कर सकता है, ओवरड्यू अमाउंट को सेटल कर सकता है अगर जो बैंक है उसके पर्सनल सेविंग अकाउंट से ओवरड्यू अमाउंट को डेबिट करके उसके लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दे. बट एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो बैंक है वो उसकी वाइफ के साथ जो उसका जॉइंट अकाउंट है उसको डेबिट नहीं कर सकता बिकॉज उसमें उसका होल्ड अकेले का नहीं है. एंड फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट टू सेट ऑफ जो सभी ब्रांचेज हैं एक बैंक की उनको सिंगल ट्रीट किया जाता है, यानी कोई ब्रांच ए किसी दूसरी ब्रांच के अकाउंट से भी पैसे को डेबिट कर सकती है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द फंड्स. बट बिफोर दिस जो भी आपने एक्सरसाइज करना है उस केस में जो राइट है वो एक्सरसाइज किया जा सकता है ओनली आफ्टर सेंडिंग अ प्रायर नोटिस टू द डिपॉजिटर, कि जो डिपॉजिटर है उसको एक प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा जिसमें हम एक्सप्रेस करेंगे हमारी इंटेंशन को कि हम उसके अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं. एंड जो नोटिस होगा डैट विल बी ऑफ रीजनेबल पीरियड, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम दिया जाएगा बोरोवर को. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि किस केस में जो बैंक है उसको नोटिस इशू करना पड़ेगा बिफोर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ सेट ऑफ. तो इन केस जो कस्टमर है वो अब्रॉड चला गया है इंडेफिनेटली, उसका कोई टाइम पीरियड हमें नहीं पता कि वो कब वापस आएगा, तो उस केस में जो कस्टमर है उसको एक प्रायर नोटिस इशू करना पड़ेगा ताकि हम अपने राइट टू सेट ऑफ को यूज़ कर सकें एंड उसके अकाउंट को एडजस्ट कर सकें. सो फ्रेंड्स दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें
ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें. And if you are preparing for JAIB and CAIB, please do navigate to the links in the description where you can get previous year JAIB CAIB questions. Thank you so much and stay tuned for the next video.